नमस्कार मित्रों, टुवर्ड्स एजुकेशन में आपका पुनः स्वागत है। और आप देख रहे हैं टुवर्ड्स एजुकेशन चैनल। टीजीटी, पीजीटी और इंटरमीडिएट और बीएससी के लिए पढ़ाई बहुत ही लाभदायक है। और आप अगर इस वीडियो को देखेंगे तो आपको टीजीटी, पीजीटी की काफ़ी मात्रा में आपको हेल्प मिलेगी। और मैंने आपको पूरा सिलेबस कराने के लिए कहा, मैं आपको पूरा सिलेबस कराऊंगा। लेकिन बस इसके साथ ही आप लोग मेरे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए और आप कमेंट भी दीजिए। मैंने इससे पहले आपको वीडियो जो दी थी अभी एक इससे पहले वाली जो वीडियो थी वो आपको मैंने न्यूट्रिशन संघ प्रोटोजोआ में दी थी। अब मैं दूसरी आपको आगे का रहेगा इसमें, वो संघ प्रोटोजोआ में ही आता है, संघ प्रोटोजोआ। तो साथियों, हम लोग समय व्यर्थ ना करते हुए आगे चलते हैं। और हम आगे अभी इसी में जो आपकी डिटेल बताएंगे, उसमें आपको पोषण के बारे में 4 पार्ट्स थे और उन 4 पार्ट्सों को जो डिटेल है वो आपको बताने जा रहे हैं। आप इसको बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें मित्रों। तो इसमें क्या होता है कि जो भोजन फूड पार्टिकल्स होते हैं जो आपको दिखाए थे, मैं आपको इसी चित्र से समझा देता हूँ कि जो आपको फूड पार्टिकल्स दिखाए थे, ये फूड पार्टिकल्स इससे जो लगते हैं ना, ये कहीं बाहर, तो भोजन कण की प्रकृति के अनुसार इसके अंतर्ग्रहण में 1 से 2 मिनट लगते हैं। क्या लगते हैं? 1 से 2 मिनट लगते हैं। अमीबा भोजन की पहचान नहीं कर सकता है, फिर भी वह इसे पहचान तो नहीं क्या है, फिर भी वह कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थों का भेद कर लेता है। यह युगलिना, पैरामीशियम आदि छोटे जंतुओं के लिए विशेष चाव का प्रदर्शन करता है। अंतर्ग्रहण में भोजन के साथ बाहरी जल की भी कुछ मात्रा सदैव रहती है। भोजन और यही जल एंडोप्लाज्म में खाद्यधानी यानी फूड वैक्यूल्स बनाते हैं। सक्रिय अमीबा को एंडोप्लाज्म में हर समय कई खाद्यधानियाँ होती हैं। इस तरह से कई होते हैं, एक नहीं होता है। ये प्लाज्मा सोल की चक्रगति यानी साइक्लोसिस के साथ इधर उधर घूमती दिखाई देती है। प्रत्येक के चारों ओर झिल्लीनुमा आवरण होता है जो शरीर की जीव कला के ही टूटे हुए भाग से बनती है। कोशिका पायन अर्थात पिनेकोसाइट्स, ये जो पिनेकोसाइट्स वाला जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। इसमें कई बार सवाल आ चुके हैं, है ना। तो पिनेकोसाइट्स या सेल ड्रिंकिंग क्या होता है? कोशिका पायन या पिनेकोसाइटोसिस। पिनेकोसाइटोसिस आर सेल ड्रिंकिंग। अमीबा अपने वातावरण के कोलोआइडल अर्थात तरल पदार्थों, मुख्यतः प्रोटीन्स को कोशिका पायन अर्थात पिनेकोसाइटोसिस द्वारा ही ग्रहण करता है। प्लाज्मा लेवा पिनोसाइटिक आशय अर्थात पाइनोसोम्स बनाती हुई भीतर धंस जाती है। ये इस तरीके से ये बनी है, ये भीतर को धंस जाती है। तरल पदार्थों से भरे ये आशय जीव कला से टूटकर कोशिका द्रव में चले जाते हैं। ये कोशिका द्रव में आ गए, यहाँ कोशिका द्रव है अमीबा का, आ जाते हैं पादावों के शिखर पर होती है। पादाव है इसके शिखर पर आ गए। भोजन का फिर पाचन कैसे करते हैं भाई? भोजन का पाचन, डाइजेशन ऑफ फूड, खाद्य धानियों में ही भोजन का पाचन होता है। इन्हें इसलिए जठर ग्रंथियाँ यानी गैस्ट्रिक वैक्यूल्स भी कहते हैं। स्पष्टतः ये बड़े जंतुओं की आहार नाल के तुल्य होते हैं। बस आहार नाल वाला पाचन वह कोशिकीय यानी एक्स्ट्रा सेलुलर होता है और अमीबा की धानियों वाला अंतः कोशिकीय इंट्रासेलुलर पाचन एंजाइम कोशिका द्रव में बनकर लाइसोसोम्स में एकत्रित होते रहते हैं। इसके लाइसोसोम्स में एकत्रित होते रहते हैं। लाइसोसोम खाद्य धानियों से जुड़कर इनमें एंजाइमों को पहुंचाते रहते हैं। प्रत्येक एंजाइम खाद्य धानी में हाइड्रोजन आयनों की एक विशेष सांद्रता pH पर ही क्रियाशील होता है। बड़े जंतुओं की भांति अमीबा में भी पाचन
दो प्रावस्थाओं में पूरा होता है। पहली होती है अम्लीय और दूसरी होती है क्षारीय। पहली होती है एसिडिक और दूसरी होती है अल्कलाइन। यानी अम्लीय अवस्था में खाद्य धानी के जल में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl होता है, जो इसी में शिकार की मृत्यु से संबंधित रासायनिक प्रतिक्रियाओं के फलस्वरूप बनता है। इस प्रावस्था में भोजन पचता नहीं है, ये केवल ढीला होकर फूल जाता है और अर्धपारदर्शक हो जाता है। साथ ही धानी प्रसरण डिफ्यूजन द्वारा थोड़ा जल खोकर कुछ छोटी हो जाती है। अब लाइसोसोम्स धानियों से जुड़ इसमें पाचन एंजाइम पहुंचाते हैं। अतः धानियों में माध्यम क्षारीय होता है। एंजाइमों के प्रोटीन पाचन ट्रिप्सिन, पेप्टोडेज तथा प्रोटीनेज, वसा पाचक लाइपेज तथा कार्बोहाइड्रेट पाचक एमाइलेजेस होते हैं। एंजाइम प्रोटीन्स को अमीनो अम्ल, वसाओं को वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल तथा कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में विखंडित कर देते हैं। इससे धानियों पर परासरणीय सांद्रता ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। अतः कोशिका द्रव से कुछ जल रिसकर इनमें वापस आ जाता है और ये फिर जितनी बड़ी हो जाती है एसिमिलेशन होता है स्वांगीकरण। स्वांगीकरण में क्या होता है कि स्वांगीकरण को एसिमिलेशन कहते हैं। एंडोप्लाज्म में प्रत्येक खाद्य धानी 15 से 30 घंटे तक रहती है। 15 से 30 घंटे तक रहती है, क्योंकि इतने ही समय में इसमें उपस्थित भोजन का पूरा पाचन हो पाता है। इस दौरान धानी प्लाज्मोसोल या में चक्रगति यानी साइक्लोसिस के कारण निरंतर इधर उधर घूमती रहती है। अतः पचे हुए पोषक पदार्थ इसमें से निरंतर रिस कर पूरे कोशिका द्रव में वितरित हो जाते हैं और उपापचयी प्रतिक्रियाओं में भाग लेने लगते हैं। यही इनका स्वांगीकरण कहलाता है। आवश्यकता से अधिक अमीनो अम्लों का शर्कराओं में बदलकर ग्लाइकोजन के रूप में तथा वसाओं का भी अमीबा संचय करता है। एक इसमें आता है इजेशन। इजेशन क्या होता है कि भोजन के अपाच्य भाग को शरीर से बाहर निकालना बहिक्षेपण कहलाता है। बहिक्षेपण या इजेशन कहलाता है। अमीबा में इसके लिए भी कोई निर्दिष्ट स्थान नहीं होता है। जिस खाद्य धानी में पाचन समाप्त हो जाता है वह इधर उधर न बहकर स्थिर हो जाती है और गमनशील शरीर आगे बढ़कर इसे पीछे छोड़ देता है। अस्थायी पिछले छोर पर ऐसी धानी के संपर्क में आते हैं। प्लाज्मा लेमा अकस्मात फटकर इसे बाहर का मार्ग दे देती है और फिर तुरंत वापस जुड़ जाती है। ये आपका न्यूट्रिशन का पार्ट्स पूरा हुआ। और मैं आपको एक चीज़ और दिखा दूं, आपको बुक्स दिखाता हूं कि बुक्स में इस तरह से आप देख सकते हैं। ये रहा आपके सामने बुक्स का पार्ट्स पोषण का, और ये रहा आपका नोट्स बनाने हो आपको तो इससे आप अपने नोट्स बना सकते हैं। ये अब मैं आपको अगला चैप्टर पढ़ाऊँगा श्वसन का। थोड़ा सा श्वसन के बारे में बताता हूँ कि जो संघ प्रोटोजोआ में श्वसन होता है ना, श्वसन रेस्पायरेशन न्यूट्रिशन रेस्पायरेशन, ये तो सब मुख्य होते ही हैं जंतुओं में। अन्य जंतुओं की भांति अमीबा को जैव क्रियाओं के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिसे ये भी ग्लूकोज अथवा अन्य ईंधन पदार्थों के रासायनिक जारण अर्थात ऑक्सीडेशन से प्राप्त करता है। जारण के लिए ऑक्सीजन O2 बाहरी जल से घुली अवस्था में ली जाती है। इसी प्रकार जारण के फलस्वरूप बनी CO2 भी घुली अवस्था में शरीर से बाहर निकलती है। O2 एवं CO2 का लेन देन जीव कला के आर पार साधारण विसरण यानी डिफ्यूजन द्वारा होता है। उपापचय के कारण कोशिका द्रव में बाहरी जल की तुलना में O2 की मात्रा सदैव कम तथा CO2 की मात्रा अधिक रहती है। अतः जीव कला से प्रसारित होकर O2 अपने आप निरंतर शरीर में प्रवेश करती है और CO2 बाहर निकलती रहती है। जीव कला इन गैसों के लिए सदा पारगम यानी परमीएबल बनी रहती है। अब इसमें उपापचय अर्थात मेटाबॉलिज्म होता है। उपापचय और मेटाबॉलिज्म होता है, इसके बारे में आपको
ये इतना बता देते हैं उपापचय और मेटाबॉलिज्म क्या है। वृद्धि एवं ऊर्जा उत्पादन हेतु अमीबा में अन्य कोशिकाओं की भांति रासायनिक क्रियाओं का चक्र अर्थात मेटाबॉलिज्म निरंतर चलता रहता है। जीनी नियंत्रण यानी जीनी कंट्रोल में अमीनो अम्लों के से अंगकों के नव निर्माण एवं मरम्मत तथा वृद्धि के लिए संरचनात्मक और एंजाइमों के रूप से क्रियात्मक प्रोटीन्स बनती है। ग्लिसरॉल एवं बसीय अम्लों में से वसाएं बनती हैं, इनका भी अंगकों के निर्माण में उपयोग होता है। शर्कराओं के जारण से मुक्त हुई ऊर्जा माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी के अणुओं में आबद्ध होती है। कोशिका द्रव्य में एटीपी को एडीपी में बदलकर उच्च ऊर्जा बंद हाई एनर्जी बॉन्ड की ऊर्जा का जैव क्रियाओं में उपयोग किया जाता है। आज के लिए इतना ही मित्रों। आप लोग पुनः मैं आपसे कि लाइक्स, सब्सक्राइब्स और कमेंट्स करना ना भूलें, जिससे कि आपको और मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। इसके साथ हम आज के यहीं पर रोकते हैं और कल आपको इसमें उत्सर्जन और ऑस्मो रेगुलेशन संघ प्रोटोजोआ में कराएंगे।